इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। नवरात्रि चालू है और मेरे पीछे मंदिर है माता जी का, तो यहाँ कीर्तन चल रहा है, इसलिए मुझे जो है लेकिन थोड़ा सा भी शांत हुआ है। कहीं आपको कीर्तन की आवाज आए तो आप लोग थोड़ा सा रुष्ट मत होइएगा, नवरात्रि ही है। आज जो हुआ है वो आपने सब देखा होगा और इससे आज भारत की मीडिया में यदि किसी और मीडिया के साथ हुआ होता तो अब तक की वो सबसे बड़ी खबर होती। अब तक कई सरकारें हिल रही होती, लेकिन चूंकि वो रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ क्योंकि वो राष्ट्रवाद का की तरफदारी कर रहे हैं, और चूंकि वो पंचमक्कार सोनिया सेना की सरकार के द्वारा हुआ, इसलिए रिपब्लिक छोड़कर और कहीं इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन क्या वो हमें और आपको इस चर्चा से रोक लेंगे? कभी नहीं। मैं आपको आज के जो केसेस हैं उसको मैं 3-4 तरीके से समझाऊंगा और बहुत स्टेप बाय समझाने का प्रयास करूंगा। पहला है कि आज हुआ क्या, आखिर क्या हुआ। तो आज सुबह 10 बजे रिपब्लिक टीवी ने एक स्टिंग दिखाया और ये स्टिंग कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राघवेंद्र शुक्ला, जिनका कि कांग्रेस के कार्यालय में स्टिंग किया गया था, और जिसमें राघवेंद्र शुक्ला ने स्वीकार किया था कि कांग्रेस अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक को टीआरपी केस में फंसा के हम मार देंगे। ये उसकी अगली कड़ी है। लेकिन इस बार उससे बड़ा खिलाड़ी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, एनसीपी का सबसे ताकतवर नेता जो शरद पवार का राइट हैंड नवाब मलिक का स्टिंग किया गया। और नवाब मलिक का ये जो 40 मिनट का स्टिंग, उसमें जो बड़ी बात है वो साफ अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को समाप्त करने की साजिशों का खुलासा करता है। नवाब मलिक कह क्या रहा है? नवाब मलिक कह रहा है अर्नब खुद को पागल करने पर उतारू है। ध्यान दीजिएगा, शब्द बड़े मायने रखते हैं। अर्नब खुद को पागल करने पर उतारू है। मुझे डर है कि कहीं अर्नब आत्महत्या न कर ले। ध्यान दीजिएगा शब्द पे, मैं इस पे आगे आता हूं। अर्नब अपनी ही दुनिया में रहता है, उसे लगता है कि सिस्टम उसके हिसाब से चलेगा। मैं साफ बता रहा हूं, अर्नब को फंसाया जाएगा। एक टाइम आने पर अर्नब के लिए ये फोबिया बन जाएगा। वो शरद पवार की पार्टी से है, वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, और आपको कांग्रेस प्रवक्ता राघवेंद्र शुक्ला के स्टिंग में यह स्पष्ट हो गया होगा कि पूरी सरकार शरद पवार चला रहे हैं। उद्धव सिर्फ एक कठपुतली है। जैसे सोनिया की कठपुतली मनमोहन थे, उसी तरह शरद पवार की कठपुतली उद्धव ठाकरे है। अब आपको बताऊं कि ये जो आज खुफिया कैमरे पर कहा गया, ये पूरी पत्रकारिता को कुचलने का नवीनतम उदाहरण है। आप और हम आपातकाल नहीं जानते, बात की हम पैदाइश हैं और सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एक मीडिया नेटवर्क ग्रुप को किस तरह समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है और क्यों चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आगे आपको बताता हूं, लेकिन क्यों चल रहा है उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अब तक हुआ क्या क्या है, ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है। आपको ध्यान होगा कि अर्नब गोस्वामी ने सबसे पहले पालघर में जो संतों को पीट पीट कर मारा गया, महाराष्ट्र पुलिस ने धक्का देकर संतों को मरवाया, और उसमें सफेद टिड्डे गैंग शामिल थे जो लोग धर्मांतरण करते हैं। उस केस को सारी मीडिया ने दबा दिया था, लेकिन अर्नब गोस्वामी उसके पीछे पड़ा रहा। आपको दिल्ली हिंसा में सफेद टिड्डे गैंग की जो फंडिंग हुई है 150 करोड़ की, वो आपको हम बतला चुके हैं। तो भारत में एक बड़ा सफेद टिड्डा ग्रुप है जो धर्मांतरण का खेल करता है, ठीक है।
उसके बाद जब पालगढ़ के संतों का केस हो गया तो लॉकडाउन हुआ, जिसमें बिहार और यूपी के मजदूरों को धक्का मार के भगाया गया। और फिर तो सुशांत, दिशा सालियान सारा केस हुआ। इस मामले में अर्नब को फंसाने के लिए कि अर्नब किसी तरह लगाम में आए, 3 तरीके आजमाए गए। पहला तरीका ये कि उसके पत्रकारों पर हमला करो, और पत्रकारों को जेल में डाला गया। उसके पत्रकार अनुज को जेल में डाला गया। दूसरा तरीका यह कि अर्नब को मानसिक रूप से तोड़ दो, जिसमें आज नवाब मलिक कह रहा है कि वो पागल होगा, आत्महत्या करेगा। तो अर्नब को 12-12 घंटे तक थाने में बैठाया गया, लगातार परेशान किया गया। उसके एक एक रिपोर्टर को, 5-5 रिपोर्टर को लगातार थाने के चक्कर लगवाए गए। तीसरा, उसका आर्थिक रीढ़ तोड़ दो उसको। आर्थिक रीढ़ तोड़ने का क्या तरीका था टीआरपी स्कैम किया, जो आरोप है इंडिया टुडे ग्रुप ने, लेकिन उसमें नाम लेकर अर्नब को और उसकी रिपब्लिक को बदनाम किया गया। यहां आपको समझना होगा परसेप्शन, नाम इसलिए लिया गया कि मुंबई, और ये छोटे से मामले को पुलिस कमिश्नर नहीं आता, ऐसे मामलों में कमिश्नर को लाया गया ताकि जो उसके निवेशक हैं और उसके जो विज्ञापन दाता हैं वो भाग जाएं, उनका कॉन्फिडेंस टूटे कि अर्नब हमसे चीट करके पैसा ले रहा है और इसके पास टीआरपी नहीं है, और वो आर्थिक चोट करना था। ये बात नवाब मलिक भी कह रहा है और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो भी कह रहे हैं अपने उस समय स्टिंग में कि टीआरपी स्कैम फंसाने का स्कीम था। जो राघवेंद्र शुक्ला ने कहा कि टीआरपी स्कैम फंसाने के लिए किया गया था आर्थिक रूप से, ताकि विज्ञापन दाता भाग जाए। और इसका असर हुआ, राजीव बजाज भागा, बजाज ग्रुप भागा, पार्ले जी भागा और अमूल भागा। तीनों कांग्रेस इकोसिस्टम के पार्ट है, और इन ग्रुप ने ये अफरा तफरी मचाने का प्रयास किया कि ये तो नफरत फैलाता है, हमें इसको छोड़ देना चाहिए, ताकि अन्य विज्ञापन दाताओं में ये मैसेज जाए। लेकिन उसी वक्त अर्नब गोस्वामी ने काउंटर कर दिया और वो एफआईआर दिखा दिया जिसमें रिपब्लिक का नाम नहीं है, इंडिया टुडे का नाम है। ये बिदक गए। उसके बाद अर्नब गोस्वामी ने हंसा रिसर्च का रिपोर्ट दिखा दिया, वो जो 7 पन्ने का, कि उसमें इंडिया टुडे का नाम है। फिर जिन लोगों को घर में 2-2 घंटे इंडिया टुडे खोलने को कहा गया, उसका उसने स्टिंग दिखा दिया। उसके बाद बार्क का दिखा दिया। तो विज्ञापन दाता की तरफ से जो राजीव बजाज या फिर पार्ले ये सब खेल कर रहे थे, वो खेल रुक गया। और इसमें अर्नब गोस्वामी बैकफुट की जगह फ्रंट फुट पे आया, जिसके बाद ये जो पूरा टीआरपी का खेल हुआ। बार्क का से उसने मेल किया, बार्क ने कहा कि आप पे कुछ नहीं है, लेकिन इस बयान को जब उसने जारी कर दिया तो बार्क फिर से आ गया कि आपने एक प्राइवेसी को भंग किया। यही काम इंडिया टुडे ने कहा, जब 5 लाख का जुर्माना लगा, आप एक प्राइवेसी को भंग कर रहे हैं। यानी सार्वजनिक रूप से अर्नब गोस्वामी के पूरे इमेज को, उसके पूरे नेटवर्क के आर्थिक हितों को डैमेज करने के लिए एक तरफ पुलिस कमिश्नर उतारा गया। लेकिन वो अपने बचाव में यदि इंडिया टुडे का रिपोर्ट लाता है, बार्क का रिपोर्ट लाता है, तो उसे कहा बार्क ने और इंडिया टुडे ने कि ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जारी किया गया है और ये गलत किया अर्नब गोस्वामी ने। यानी अर्नब गोस्वामी मरे, जवाब ना दे। और फिर बार्क ने एकाएक कहा कि हम 3 महीने तक नहीं दिखाएंगे, 3 महीने तक टीआरपी नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब यही था कि 3 महीने तक ये जो रिपब्लिक का उफान है वो लोगों तक ना पहुंचे, वो उसको खत्म कर दे। ये पूरी योजना इस तरह से बनी। उसके बाद आगे क्या हुआ कि अर्नब के पास अब रास्ता कोई नहीं बचा, क्योंकि नेटवर्क पूरा था। तो उसने स्टिंग का सहारा लिया, और जब स्टिंग का उसने सहारा लिया तो उसमें सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता राघवेंद्र शुक्ला के जरिए यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अर्नब को फंसाने के लिए टीआरपी स्कैम लेके आई है। कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव की सरकार जो चला शरद पवार रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता शिवेंद्र शुक्ला के मुताबिक। उसके बाद और बड़े मंत्री, अर्नब ने उस बड़े मंत्री नवाब मलिक को सामने लाया। नवाब मलिक ने भी कहा कि अर्नब को तो हम मार देंगे, उसको खत्म करेंगे, उसको फंसाएंगे, वो बचेगा नहीं। तो ये क्लियर हो गया कि ये पूरी तरह से एक मीडिया ग्रुप को कुचलने का प्रयास है, जो पालगढ़ से लेकर सुशांत दिशा सालियान तक
और हाथरस में कांग्रेस की बड़ी साजिश जो दंगा भड़काने की थी उसको नाकाम कर चुका है। ये एक बड़ा, लेकिन कांग्रेस के पीछे कौन, संत पालघर से लेकर हाथरस तक जो बाहर का नेटवर्क से पैसा आता है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो ये क्लियर हो गया कि अर्नब को मारने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें आपको एक पैटर्न दिखेगा, ये पैटर्न पूरे मुंबई माफिया अंडरवर्ल्ड का है। शिवसेना भी अंडरवर्ल्ड है, आप बाला साहब को भी ले लीजिए, उस समय से आप ले लीजिए, शिवसेना भी अंडरवर्ल्ड की तरह ही काम करती रही है। शरद पवार तो अंडरवर्ल्ड का आदमी ही है, इसमें नो डाउट। आप सबको बोहरा कमेटी की रिपोर्ट पता है, आगे बताऊंगा। उसके बाद कांग्रेस तो अंडरवर्ल्ड है ही अपने आप में। तो ये अंडरवर्ल्ड की जो सरकार एकाएक बनाई गई, क्यों बनाई गई, 5 साल जो भाजपा की सरकार आई उस समय इन लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क खराब हुआ। तो इस अंडरवर्ल्ड ने 90 के दशक से इनका जो अपने दुश्मनों को मारने का तरीका है वो डायरेक्ट मारने के 2 ही 3 केस आते हैं। एक गुलशन कुमार का, दूसरा ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन पे गोलियां चलवाई गई, बाकी ज्यादातर आत्महत्या साबित किया गया। वो दिव्या भारती से लेके दिशा सान्याल और सुशांत सिंह राजपूत तक पूरा पैटर्न आप देखेंगे। अब कह क्या रहा है, समानता देखिए। नवाब मलिक कह क्या रहा है, नवाब मलिक कह रहा है कि अर्नब खुद को पागल करने पे उतारू है, यानी वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। सुशांत केस में सुशांत मानसिक रूप से विचलन का शिकार है। एक व्यक्ति को मारने के लिए उसकी पूरी भूमिका होती है कि आत्महत्या, ताकि इसको साबित ना किया जा सके। पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पैटर्न है कि लोगों की हत्या करके उसको आत्महत्या बनाने का। ये इसलिए मैं आपको सुशांत से फिलहाल आपको याद होगा इसलिए सिमिलरिटी दिखाता हूं, वरना दिव्या भारती से भी आपको दिखाना शुरू कर देता कि अर्नब खुद को पागल कर रहा है, सुशांत को भी पागल कहा गया। आपको याद है राजदीप से लेकर सारे लोग बड़े स्टार ने उसको पागल कह रहे थे। तो सबसे पहले क्या है कि जो मजबूत व्यक्तित्व है उसको मानसिक आघात पहुंचाना, उसको मेंटली डिप्रेस करना, इनका पहला मॉडस ऑपरेंडी बोलते हैं क्राइम की भाषा में। तो सुशांत को इन्होंने डिप्रेस किया था, अर्नब को 12-12 घंटे बैठाकर उसके रिपोर्टर को जेल में डाल के उस पर आर्थिक हमला करके जो है उसको मानसिक रूप से डिप्रेशन की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे थे, भले वो नहीं गया। फिर कहा कि कहीं वो आत्महत्या ना कर ले, और वो जो है अपनी दुनिया में रहता है। सुशांत के लिए क्या कहा गया, वो अपनी दुनिया में रहता है, बाइपोलर है। जो मुंबई पुलिस ने कहा, एनसीपी ने कहा, वही आगे राजदीप ने, इंडिया टुडे ने, और आपको राजदीप इंडिया टुडे का नेटवर्क पता चल गया, इंडिया टुडे किस तरह से मुंबई के अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है। ये आपको इस रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि बार्क में की रिपोर्ट में एफआईआर में पुलिस के नाम उसका बदनाम अर्नब को किया जा रहा है, यानी उस कहीं ना कहीं वो उस नेक्सस का पार्ट है। और हाथरस की स्टिंग में भी वो इंडिया टुडे ही फंस रहा था। ये नेटवर्क के पार्ट है, ये जो एलिट मीडिया हाउस है। तो मानसिक रूप से जैसे सुशांत को बाइपोलर किया गया, सुशांत को टॉर्चर किया गया, उस तरह से अर्नब को मानसिक टॉर्चर किया गया ताकि, और कह रहा है आत्महत्या ना कर ले। ये तो कैमरे के पीछे वो कह रहा है, कैमरे के सामने नहीं बोल रहा, वो तो स्टिंग है। यानी ये जो पूरा नेटवर्क है जो शरद पवार चला रहे हैं सरकार, ये तैयारी में थे कि अर्नब को भी आत्महत्या दिखाना है, मारना है इसको। ये तय था कि आगे किसी स्टेज पे अर्नब को ये मार देंगे, और उसको चूंकि उसके लिए डिप्रेशन, पागल, इस तरह का जो बाइपोलर जो सुशांत के साथ किया, वो अर्नब के साथ, उसकी टीम के साथ वो लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट है आर्थिक मार। सुशांत के 14-15 करोड़ रुपए गायब हो गए। सुशांत के घर में एक विषकन्या को डाला गया और आर्थिक साम्राज्य को चोट पहुंचाते हुए 14-15 करोड़ गायब हो गए। और जब ये खुला तो फिर आज तक आया एक स्टिंग ऑपरेशन लेके इंडिया टुडे बचाने के लिए। रिया का इंटरव्यू और उसके बाद बासु भगनानी का एक इंटरव्यू कर लिया। स्टिंग ऑपरेशन वो फर्जी स्टिंग है कि 15 करोड़ तो हमने दिए ही नहीं, जबकि उसके फैमिली ने ये नहीं कहा कि बासु भगनानी वाले 15 करोड़ थे, उसके अकाउंट में पहले से 15 करोड़ थे। तो आर्थिक चोट सुशांत को, अर्नब को आर्थिक चोट, टीआरपी स्कैम। पहले मानसिक तोड़ो, फिर आर्थिक तोड़ो, और अंत में शारीरिक रूप से मार दो। सुशांत को मारकर आत्महत्या कर दिया। अर्नब गोस्वामी को वही करने वाले थे जो नवाब मलिक खुलेआम स्टिंग में आ गया। ये लोग मीडिया को
सिर्फ नष्ट करने के लिए नहीं, संपादक को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और कैसे, जैसे सऊदी अरब ने एक पत्रकार को अपने दूतावास में जो खत्म किया, ये उस फांसीवादी सोच का परिचायक है शरद पवार एंड गिरोह। उस फांसीवादी सोच का कि पत्रकार यदि मुद्दे उठाएगा तो उसको मार दो, क्योंकि वो मारने पे गोली चलवा या उससे तो अर्नब बड़ा और बन जाएगा, इन सब के खिलाफ इनकी सरकार चली जाएगी, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। तो इन लोगों ने आत्महत्या के रास्ते को चुना। ये नवाब मलिक के बयान से स्पष्ट होता है, ये दिशा सालियान के कृत्य से स्पष्ट होता है, ये सुशांत से स्पष्ट होता है, ये जिया खान से स्पष्ट होता है, ये दिव्या भारती से स्पष्ट होता है, और ऐसे न जाने कितने, ऐसे न जाने कितने। ये पूरा नेटवर्क मुंबई का माफिया नेटवर्क, अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का पार्ट है ये। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने तब प्रहार किया जब फिल्म इंडस्ट्री कहा यहां से ले जाएंगे, तो उद्धव चिल्लाया कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को समाप्त करना चाहते हैं। और अभी योगी आदित्यनाथ ने, चूंकि टीआरपी स्कैम के जरिए, आपको इसने बताया कि टीआरपी में तो फंसेगा नवाब मलिक, ये केस सीबीआई को हैंडओवर किया। और सीबीआई को क्यों हैंडओवर किया? क्यों? क्योंकि इसमें जो फंसा हुआ एक ग्रुप है इंडिया टुडे, उसका दफ्तर तो नोएडा में ही है। और लेकिन इसमें एक विज्ञापन दाता जो है, उस विज्ञापन दाता ने, एक विज्ञापन कंपनी का प्रमोटर है, उसने लखनऊ के हजरतगंज के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की और इसमें सीबीआई ने तुरंत केस ले लिया। उत्तर प्रदेश सरकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो ये महाराष्ट्र पुलिस इसको मार देती, ये तो तय है आज नवाब मलिक के विचार उससे। और यही वहां उस समय बिहार पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती तो सुशांत का केस तो रफा दफा हो चुका होता। आज परिणाम जो आए, लेकिन आप जानते हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ। तो ये दो अन्य सरकारों की तत्परता और खासकर योगी की तत्परता से फिल्म इंडस्ट्री को साफ करना, इधर लाना, जिससे बौखलाए हुए हैं। और दूसरा कि सीबीआई को ये केस जब हैंडओवर करेंगे तो टीआरपी में ये पूरा मुंबई का अंडरवर्ल्ड और मुंबई का पवार वर्ग, मुंबई का जो ये मीडिया वर्ग है, बॉलीवुड वर्ग है, वो पूरा से उजागर हो जाएगा। अब अगला कदम, क्या सीबीआई ये जांच कर पाएगी? तो भारत सरकार में अभी के जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, वो महाराष्ट्र लॉबी खेल रहे हैं, वो लॉबी खेल रहे हैं। इसलिए इतने बड़े कोहराम पर भी एक मीडिया नेटवर्क को खत्म करने, पत्रकार को आत्महत्या की तरफ ले जाकर खत्म करने, इसके बावजूद इनकी खामोशी रहस्यमयी है, क्योंकि आरोप है ये शरद पवार के लिए काम कर रहे हैं, महाराष्ट्रियन लॉबी खेल रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर खुद महाराष्ट्र से आते, शरद पवार महाराष्ट्र लॉबी, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र लॉबी, आपसे कहें जो महाराष्ट्र की जो सरकार पूरी महाराष्ट्र लॉबी, बॉलीवुड महाराष्ट्र लॉबी, अंडरवर्ल्ड का धंधा महाराष्ट्र लॉबी संभालता है। अर्नब गोस्वामी तो असमिया है, वो बाहरी है। तो प्रकाश जावड़ेकर की चुप्पी वो खतरनाक है। और ये भारत के सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में, भारत के सबसे निखट मंत्री के रूप में ये सामने आए, इनके बयान तक नहीं आए, पहले भाजपा के दूसरे नेताओं के बयान आते। और ये तत्परता है योगी सरकार की। ये देखिए, एक नेता होता है जो जनता का नेता होता है, जो जनता द्वारा चुना होता है। आप कहोगे योगी तो मुख्यमंत्री ऊपर से बनाए गए, पर वो हमेशा सांसद लगातार जनता से चुनकर बनते रहे, तो वो जनता का पल्स समझते हैं। प्रकाश जावड़ेकर बाहर से लुटियन से लाए गए हैं और महाराष्ट्र लॉबी खेल रहे हैं, इसलिए वो इस पे खामोश है। तो सीबीआई केस क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल तो जो खेल कर रही थी महाराष्ट्र पुलिस, उस पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। एक तो बात स्पष्ट हो गई। अब मैं आपको आता हूं कि क्या ये लोग ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले 2-3 वीडियो दे चुका हूं, आप ध्यान से उस पोर्शन को देखिए कि बोहरा कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है। आपको स्क्रीन में दिखाते हैं। बोहरा कमेटी की रिपोर्ट पॉलिटिशियन माफिया नेटवर्क का एक जीता जागता सबूत है। ये सरकार ने कमेटी गठित किया, इसमें एनसीपी शरद पवार के नाम आ रहे थे अंडरवर्ल्ड के साथ, इसलिए इस रिपोर्ट को 90 के दशक में उजागर नहीं होने दिया गया।
और आज भी सरकार नहीं उसको ला रही है। वरना ये नेक्सस आपको पता चलेगा, तब मैं आगे बताऊंगा ये नेक्सस क्या काम करता है। और ये 14 फरवरी 1996 में एक हिस्सा आउटलुक में जो छपा था, वो आपको सिर्फ आउटलुक के हवाले से मैं आपको शुरू का पोर्शन दिखा देता हूं कि द नेक्सस आफ्टर 93 बॉम्बे ब्लास्ट, द होम मिनिस्ट्री कलेक्टेड कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन ऑन द लिंक्स बिटवीन कांग्रेस पॉलिटिशियंस एंड द अंडरवर्ल्ड। ध्यान दीजिए, इसमें लिखा हुआ है द डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वेयर सबमिटेड टू द बोहरा कमिटी एक्सपर्ट्स। अब उसमें क्या कहा गया, महाराष्ट्र में, नीचे आओ, महाराष्ट्र में पहला नाम है दाऊद इब्राहिम। ध्यान से देखिए, दाऊद इब्राहिम, ये रिपोर्ट 96 की। शरद पवार, सलीम जकारिया, जावेद खान, ये सभी शरद पवार और ये दोनों सलीम जकारिया और जावेद खान दोनों शरद पवार के क्लोज और उनके मंत्री रह चुके हैं। ये डायरेक्ट दाऊद इब्राहिम से रिश्ते, ठीक है। अब आप सवाल उठाओ कि अर्नब और सुशांत को दाऊद क्यों मारना चाहिए। अब आपके सवाल यहां आना चाहिए, ये मैं आपको रिपोर्ट बहुत बता चुका हूं, इसलिए डिटेलिंग अभी आज नहीं बताऊंगा, लेकिन अब आप सवाल उठाओगे कि क्यों भाई। तो यूं कि ये जो बॉलीवुड का पूरा, बॉलीवुड मुंबई से गोवा तक का सफेद पुड़िया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पूरा पैरेलल एक इकोनॉमी सफेद पुड़िया का पूरे दुनिया में जो रन करता है। और आपको इस पर अमेरिका का नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखना चाहिए, नार्कोटिक्स। आपको समझना है तो वो एक डॉक्यूमेंट्री की तरह लगेगी आपको कई बार, लेकिन उसको देख सकते हो। पूरा जो पैरेलल इकोनॉमी है, जिसको अंडरवर्ल्ड इकोनॉमी कहेंगे, वो दो चीजों की इकोनॉमी खड़ी है। सबसे बड़ा है तो ड्रग, ये जो ड्रग है सफेद पुड़िया, दूसरा हथियार, ये दो बड़ी लॉबी है। और भारत में सबसे ज्यादा सफेद पुड़िया का उपभोक्ता कौन है, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री। और उस सफेद पुड़िया को प्रश्रय किससे मिलता है, मुंबई के पॉलिटिकल माफिया से, शरद पवार एंड गैंग से। और इसका मेन सप्लायर कौन है, डी वाले भैया, दुबई कराची में जो डी गैंग गिरोह बैठा है वो। और इसको मीडिया में मैनेज किया जाता है, मीडिया में कभी रिपोर्ट नहीं आती। अर्नब गोस्वामी ने और सुशांत ने किया क्या, दिशा सालियान की मौत में ये जो आपको एक चीज इसमें सामने आएगी, जो रिपोर्ट आया है, एक बेबी पेंगुइन है, बेबी पेंगुइन जो भी है आप समझ रहे हो, उस बेबी पेंगुइन ने महाराष्ट्र की सफेद पुड़िया जो लॉबी है, पॉलिटिकल लॉबी में, वो आज से नहीं उस जमाने से उसको हैंडल कर रहा है, क्योंकि उसका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसकी फैमिली का, वो ताकतवर बैकग्राउंड है। उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ताकतवर बैकग्राउंड है। इसलिए वो जो सफेद पुड़िया का जो सप्लायर लाइन है, उस सफेद पुड़िया का यहां पर सबसे बड़ा सप्लाई लाइन बेबी पेंगुइन के होकर गुजरता। उसका एक पैरेलल इकोनॉमी है। आप उस पार्टी को सोचो, पार्टी की कमाई का धंधा क्या है, इतना आलीशान सब जो जीवन जी रहे हैं, वो कमाई कहां से आता है, पैसे बरसते हैं कहीं। और वो फैमिली फिल्म बनाने में भी इन्वॉल्व है, बॉलीवुड का पूरा जो है। तो वो जो नेक्सस है, वो नेक्सस जो ही उसका मेन यहां पर उसका बॉस है, जो सप्लाई चेन को मेंटेन कर रहा है, वो दिशा सालियान के केस में डायरेक्ट फंस रहा है। चैन उसका टूट जाता उसकी इन्वॉल्वमेंट, इसीलिए पहले दिशा सालियान को साफ किया गया। और लेकिन दिशा सालियान ने जो फोन कर दिया सुशांत को, बता दिया सुशांत के पास जो डिटेल था, सुशांत खतरा बन गया था इनके लिए। इसीलिए सुशांत को आप देखिए कि सुशांत के घर में पहले से विश्वकन्या है जो सारा मेंटेन करती है, जिसका भाई अभी उसी सफेद पुड़िया में गिरफ्तार है, इस पे भी आरोप लगे। और ये सारे बॉलीवुड के माफिया। तो दिशा का की जो सच्चाई जान गया था सुशांत, इसलिए उसको रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। 8 जून और 14 जून, 8 से 14, 6 दिन के अंदर दोनों को साफ कर दिया कि सच ना है। अब आया अर्नब गोस्वामी, जो इस सफेद पुड़िया गैंग के पीछे पड़ गया। मुंबई पुलिस ने तो इस केस को साफ कर दिया था, आत्महत्या किया, आते ही उसका एक 2 साल पुराना बिछड़ा दोस्त ले आया, जो और कहां से इसने पैसे लाया, वो दोस्त सब सफेद पुड़िया से पैसे आ रहे हैं। बम्बई में इनके पास क्या पैसे, 4000 करोड़ के लोग जो और 5000 करोड़ की टीमें खरीद रही है, कहां से आ रहे हैं पैसे।
सब अंडरवर्ल्ड के पैसे। तो ये जो सफेद पुड़िया नेटवर्क था ये पूरा, इसने तो साबित कर दिया था, लेकिन अर्नब गोस्वामी पीछे पिल के पड़ गया और जिससे ये उजागर होने लगा। फिर बड़ी बड़ी हीरोइनों के नाम, हीरो के नाम नेटवर्क, फिर एनसीबी सक्रिय हो गई, सीबीआई सक्रिय हुआ। इससे जो दुबई का बॉस है उसको लगा कि ये आदमी हमारे लिए खतरा है, इसलिए इसको निपटाना बहुत जरूरी है, इसको नष्ट करो सुशांत की तरह से। उसने ऑर्डर दिया, पॉलिटिकल पूरा लग गया। लेकिन अब चूंकि वो पब्लिक फेस इतना बड़ा बन गया है, यदि उसको मारते हैं तो सरकार इनकी गिर जाएगी, और सरकार गिरेगी, सरकार यूं गिरेगी कि एक पत्रकार की हत्या राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पर्याप्त है। तो सरकार अगर इनकी गिरती है तो ये जो सफेद पुड़िया का नेटवर्क है वो तो फिर से कोई और सरकार आ गई तो इनके लिए मुश्किल होगा। तो मारना नहीं है, इसको नष्ट करना है। मारना और नष्ट करना है, फर्क है। तो पहले नष्ट क्या करें कि इसको हम पूरी तरह से मानसिक रूप से तोड़ें। और मानसिक रूप से कैसे तोड़ें? उसको 12-12 घंटे बैठाकर, उस पर नफरत फैलाने का केस दर्ज करके, उसके पत्रकारों को 3-3 4-4 दिन जेल रख के, उसके 5-5 एडिटर को जेल में थाने में बैठा के, उसके रिपोर्टर्स को लगातार थाने में 12-12 घंटे बैठा के, यानी मानसिक रूप से वो इतना परेशान हो जाए कि वो इस चीज से या तो हट जाए या फिर वो वही अपने आप को करे जो इन लोगों ने सुशांत का करके साबित किया, आत्महत्या के रास्ते जाए नवाब मलिक। दूसरा कि इसको आर्थिक रूप से तोड़ो। तो विज्ञापनदाता इसको विज्ञापन देना कैसे बंद करे, इसलिए इसको फर्जी और झूठ साबित करो, इसको फेक साबित करो। ब्रांड के वैल्यू होते हैं, ब्रांड अगर डायलूट हो गया तो खत्म। फिर ब्रांड, तो ये ब्रांड डायलूजन का पूरा खेल किया गया। टीआरपी स्कैम फंसा था इंडिया टुडे, पर टीआरपी स्कैम में पुलिस कमिश्नर से कहवा दिया गया इसका नाम, ताकि सारी मीडिया दिखाए और बार किसको बाहर कर दे, किसकी रेटिंग हम नहीं करेंगे, बार किसको बाहर कर दे, विज्ञापन दाता इससे विज्ञापन छीन ले, निवेशक जिसने निवेश किया वो हट जाए, अर्नब गोस्वामी फिर पागल होकर आत्महत्या के रास्ते जाए। ये स्थिति थी इसकी। लेकिन अर्नब गोस्वामी चैलेंज के रूप में लड़ते हुए उसने सबसे पहले पुलिस कमिश्नर को एक्सपोज किया, फिर इंडिया टुडे को एक्सपोज किया, बार्क को एक्सपोज किया, हंसा रिसर्च को एक्सपोज किया, कांग्रेस के प्रवक्ता को एक्सपोज किया, और अब उद्धव सरकार में मंत्री को एक्सपोज कर दिया। ये अगर अटैकिंग मोड में नहीं होता तो ये तो खत्म था। और इसका इमेज खराब करके 3-4 कांग्रेसी विज्ञापन दाता से बयान दिलवा दिया गया। याद रखिएगा, खुद बजाज पे आरोप है कि चीनी माल लाके लेबलिंग करते हैं, और कुरियन जिसने खड़ा किया था वो अमूल धर्मांतरण में पैसे जाते थे, पालघर में संत धर्मांतरण का खेल ही था अमूल और पार्ले जी। तो ये पूरा षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र में इसकी आक्रामक पत्रकारिता जो है एक रोड़ा बनकर आ गई। और कोर्ट कचहरी, याद रखिएगा, कोर्ट कचहरी वही समझती है जो समझाया जाता है ऊपर, समझ लीजिए। कोर्ट में जब ये सबूत प्रोड्यूस होने लगे तो तब इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। का प्रिंसिपल ने कहा सबूत नहीं है। चूंकि अर्नब स्ट्रांग आदमी है, हम जैसे लोग होंगे तो मर जाएंगे, उसके साथ हरीश साल्वे जैसे लॉयर्स हैं, टीम है, सब है, तो उन्होंने उस तरह से काउंटर किया जिसके कारण ये नेटवर्क और उभर के आ गया। अब इसके इमेज को खत्म करने के लिए डीएनए चलाने वाले सुधीर चौधरी, क्यों? क्योंकि जी टीवी का जी स्टूडियो जो फिल्म बनाता है सफेद पुड़िया गैंग का पार्ट है, उस नेटवर्क का पार्ट है। इंडिया टुडे, आज तक, आप सब टीआरपी में फंसा हुआ ये कांग्रेसी शरद पवार नेटवर्क का पार्ट है। रजत शर्मा बॉलीवुड के नेटवर्क का और हरे टिड्डे गिरोह का पार्ट है। रजत शर्मा बहुत बड़ा खिलाड़ी है। एक कमरे में रहने वाला चैनल का मालिक ऐसे नहीं हो जाता, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। प्रमोद महाजन उसको महाराष्ट्रियन लॉबी के करीब ले गए थे रजत शर्मा को, और खड़ा ही किया हुआ प्रमोद महाजन और अरुण जेटली का है रजत शर्मा। अब तो अरुण जेटली है नहीं, तो रजत शर्मा। एबीपी न्यूज का मराठी मांझा, वो पूरा मराठी में उसका बड़ा नेटवर्क है, धंधा है उसका एबीपी।
तो ये जो बड़े नेटवर्क आप देखते हैं, इसने अर्नब के इमेज को लगातार दंगल, क्या क्या शो लगातार, आज की बात और डीएनए, सुधीर चौधरी समझा रहा था कैसे होता है टीआरपी घोटाला। वो अपने बॉस की चप्पल उठा रहा था, क्योंकि बॉस का जी स्टूडियो उस बॉलीवुड का पार्ट है जो फिल्म बना रहा है, और खत्म होगा तो नष्ट होगा। राजदीप सरदेसाई 93 में दाऊद जब भागा तो टाइम्स ऑफ इंडिया में उसको बचाने के लिए लेख लिखा, अभी भी गूगल कर लीजिए। ये मराठी लॉबी का पार्ट है, ये भी बड़े समय तक महाराष्ट्र में रहा है। ये बचपन इसका गुजरात बीता, गोवा का रहने वाला है, महाराष्ट्र में पत्रकारिता हुई है, ससुर के दम पे पत्रकारिता हुई है, तो रिया खेल चल रहा था। तो वो जो पूरी लॉबी है, पत्रकारिता से लेकर सिनेमा तक, अंडरवर्ल्ड से लेकर पॉलिटिक्स तक, वो पूरा महाराष्ट्र लॉबी एक हो गई अर्नब को मारने के लिए। उस महाराष्ट्र लॉबी में मोदी सरकार के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल है, ये मेरा आरोप है। वरना मीडिया पर एक चैनल को खत्म करने के लिए इतना बड़ा काम हो रहा है, इनके बयान तक नहीं आते, लेकिन टीआरपी में आज तक पिछड़ गया, उसकी चिंता इनको होती है कि टीआरपी का खेल बंद होना चाहिए। तो क्या है ये? इसलिए वो पूरी जो लॉबी है, जिस लॉबी को आंखों पे उठा के वो दुबई वाला भैया बैठा हुआ है, दुबई और कराची वाला भैया, वो उस लॉबी का सबसे बड़ा फिनांसर है, और उस लॉबी को छेड़ दिया है अर्नब गोस्वामी ने। और इसीलिए इनकी योजना थी अर्नब गोस्वामी को भी सुशांत सिंह की तरह लटकाकर, और बाद में डिप्रेशन का शिकार हो गया, वो तो पागल था। साफ कहा कि नवाब मलिक ने, अर्नब खुद को पागल करने पे उतारू है, यानी उसकी भूमिका, फिर कहीं वो आत्महत्या न कर ले, पूरी भूमिका, फिर वो अपनी ही दुनिया में रहता है, बाइपोलर है, अपनी दुनिया में खोया रहता है। उसको लगता है सिस्टम जो है अपने हिसाब से चलेगा, अर्नब को फंसाया जाएगा, और एक टाइम आने पर अर्नब के लिए ये फोबिया बन जाएगा। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। आगे यदि जांच होगी, ईमानदारी से होगी, तो ये सब ढह जाएंगे। लेकिन मुझे शक है, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं कि वो चेहरे शायद ही बेनकाब हो। बॉलीवुड के सारे बड़े चेहरे, आप अक्षय कुमार, हम और आप अक्षय और अजय देवगन की फिल्में देखने जाते थे राष्ट्रवादी, वो सब भी इसमें आ गए हैं। वो पूरा बॉलीवुड नेटवर्क, दुबई नेटवर्क, पॉलिटिकल पूरा महाराष्ट्रियन लॉबी नेटवर्क, और मीडिया का वो पूरा नेटवर्क। मीडिया का हित है कि ये आदमी आके हमारे पूरे सिस्टम को हिला रहा है, हमारी जो बैठ के हम सारे सीआर एक साथ हुआ करके मांस भक्षण करते थे, ये आदमी हमको चैलेंज कर रहा है, हमसे अलग जा रहा है, तो ये खत्म होगा तो मीडिया फिर से उसी तरह से पत्रकारिता करेगी, तू मेरा पीठ खुजा, मैं तेरा पीठ खुजाऊं। वो पॉलिटिकल नेटवर्क, 5 साल बाद सत्ता मिली है, बेचैन है पैसा सफेद पुड़िया से कमाने के लिए, लेकिन ये आड़े आ गया धर्मांतरण से कमाने के लिए, ये आड़े आ रहा है। उसके बाद बच गया आपको ये जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में सप्लाई उसी से, वो रात में सो तक नहीं पाएंगे अगर वो सप्लाई चेन खराब हो गया तो। सारा धंधा इसी से चलता है, एक एक दो दो फिल्म करके पैसा कहां से आ रहा है। और ऊपर का भैया वाला नेटवर्क, जो भैया सप्लायर है मेन, ये चारों नेटवर्क मिलकर इसको समाप्त करना चाहते हैं। अब हम क्या करें, लोग कहेंगे। मैं सरकार की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि सरकार क्या करेगी नहीं करेगी हमको नहीं मालूम। सरकार वही करेगी जो हम कहेंगे। हम यानी जनता का प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए। अर्नब और रिपब्लिक के पक्ष में जनता का प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं कि अर्नब हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं या समथिंग हो रहा है, वरना राष्ट्रवादी पत्रकारिता दम तोड़ देगी। कोई और दूसरा खड़ा नहीं होगा मैन स्ट्रीम मीडिया में। हम लोग तो छोटे छोटे लोग हैं, हमें तो 4 बार दौड़ा दे खत्म हो जाते हैं हम। आप देख ही रहे हो कि हमको यहां बैन करते हैं, वहां बैन करते हैं। और याद रखिए, आपको फिर कह रहा हूं, जो दोनों कम्युनिटी आप ले लो, हमारी भगवा कम्युनिटी ले लो और हरा कम्युनिटी ले लो, और हरा के साथ लाल सफेद, दोनों तरफ से जो लोग नफरत का व्यापार कर रहे हैं वो कभी बैन नहीं होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से नफरत का व्यापार चाहिए, तब जाके टकराव करके एक समाज में उनका पूरा धंधा चल पाएगा। हाथरस आप देख, लेकिन जो जो पत्रकारिता करेगा उसको कुचल दिया जाएगा, यानी जो जो फैक्चुअली पत्रकारिता करेगा उसको मार दिया जाएगा। वो किसी भी नेटवर्क पे, सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हो हम लोग के, और मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई बोला तो समाप्ति कर दिया गया। फैक्चुअली जर्नलिज्म अलग चीज है, याद रखिएगा।
आपके मन की बात कहना अलग चीज है कि वो तो ठीक कर रहे हैं, वो कोई ये पढ़ रहा है, कोई वो पढ़ रहा है, कोई उस किताब से बता रहा है, कोई आसमानी किताब से पढ़ रहे हैं, वो जर्नलिज्म नहीं है। वो उनकी भी जरूरत है, क्योंकि वो फंड किए हैं, समाज को तोड़ने के लिए लगा रखे हैं उन्होंने फंड, तब बाहर से फंड आएगा करने के लिए, सफेद पुड़िया का आएगा, तो वो नेटवर्क वो तो चाहते हैं। लेकिन जो फैक्चुअली जर्नलिज्म करेगा उसको चुनौती आने वाली है, बहुत खराब समय है। केंद्र सरकार आपको नहीं बचाएगी, नहीं बचाएगी, ये आप तय मान लीजिए। ये मैं अपने अनुभव से भी कह रहा हूं, मैं अर्नब का भी देख रहा हूं लड़ना, इसलिए वो बार बार कह रहा है कि आप खड़े होइए, जनता खड़े होइए। हम जानते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं, हम अपनी सरकार है नहीं बहुत बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं। ये आप बैठोगे तो अर्नब भी बताएगा, वो जानता है कि वो क्यों कह रहा है। इस बात को समझ लीजिए। ऐसे नहीं हो गया कि इतने साल के बाद भी इकोसिस्टम नहीं बन पा रहा है, इसके पीछे की भी वजह है, और उनका इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है, नहीं टूट पा रहा, इसके पीछे भी वजह है। हम सब जानते हैं शरद पवार हैंडल कर रहे हैं, पर उसको भी पद्म भूषण विभूषण मिल जाता है। इसीलिए जनता को उठ खड़ा होना होगा। जनता प्रेशर देगी तो सुशांत के केस भी सीबीआई के पास जाएंगे, जनता प्रेशर देगी तो योगी जी तो कर ही रहे हैं, जनता प्रेशर देगी तो सरकार काम करेगी, जनता सो जाएगी सरकार सो जाएगी, ये सिद्धांत है। इसलिए ईमानदारी पूर्वक जो पत्रकारिता करे उसको बचाना जनता का काम है। इसलिए मैंने एक सुझाव भी दिया है ट्विटर पर कि आप हमारी तरह सब्सक्रिप्शन बेस्ड पत्रकारिता करें, विज्ञापन दाता देख लेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि हमको अपने एडवर्टाइजर पर भरोसा है, वो और ज्यादा मजबूत से खड़े हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जनता खड़ी होगी तब क्रांति होता है। जनता खड़ी होकर तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया, अन्ना को दूसरा गांधी बना दिया, वो अफ्रीका से गांधी आए तो उसको गांधी महात्मा बना दिया, जनता खड़ी होकर। तो जनता सच के लिए खड़ी हो, ये बहुत बड़ी जरूरत है, वरना पत्रकारिता दम तोड़ देगा, पत्रकार मार डाले जाएंगे और आप अफसोस आहा आहा करके और 2 दिन बाद सब भूल जाओगे। पत्रकारिता वास्तव में संकट में है। जो पत्रकारिता कर रहा है वो संकट में है, जो नहीं कर रहा है उसके भाई को बिहार में टिकट मिला हुआ है, जिस पर दुष्कर्म के आरोप है उसको टिकट मिला हुआ है, उसको आप लोग पत्रकारिता मानने की भूल ना करें। जो पत्रकारिता कर रहा है वो घिसट रहा है, जो पत्रकारिता नहीं कर रहा है बीबी और ससुर के भरोसे वो जस्टिस फॉर रिया चला रहा है। इसीलिए पत्रकार में और भांड में समझने में अंतर पैदा कीजिए आप लोग, तब जाके बचा पाएंगे हम सब पूरे उस नेटवर्क को। इकोसिस्टम तो हमारे होंगे, आपको जिसको जो कहना है कहिए, मेरे लेकिन आपको साफ बताऊं कि हम और आप खड़े नहीं होंगे तो कोई भी कभी भी मार जाएगा। ये एक वास्तव में लड़ाई की पल चल रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है, जो मजबूत है वो जीतेगा। और हमारी अर्नब की, हम सब की मजबूती कुछ नहीं है, चंद है। हमारी मजबूती जनता में है, हमारे सपोर्टर्स में, कि वो अगर खड़े हो जाएं तो एक नया नेटवर्क खड़ा हो गया। और इसीलिए 18 साल का जो नंबर 1 था आज तक, वो धूल धूसिर हो गया। ये जो महानायकों का चित्र बनाए गए थे वो ध्वस्त हो गए, वो बिग बॉस नष्ट हो गया। वो अक्षय कुमार को अपनी फिल्म के लिए लाइक के बटन को छुपाना पड़ रहा है, वो एनडीटीवी को नीचे यूट्यूब के कमेंट के बटन को बंद करना पड़ रहा है। ये है जनता की ताकत। इसलिए जनता को खड़ा होना होगा, वरना वो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और अंत में शारीरिक रूप से आपको नष्ट कर देंगे। आहा चूचू करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा। ये इतनी ताकतवर लॉबी है, ये अंडरवर्ल्ड है, ये माफिया वर्ल्ड है। भारत का पॉलिटिकल मीडिया, बॉलीवुड और ऊपर का जो दुबे वाला भैया है, इन सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए हुए हैं जो हमारे ये जो 2 पड़ोसी है उसकी फंडिंग पे और इस सफेद पुड़िया की फंडिंग पे ये पूरा रन करता है। इसलिए 93 में धमाके से ठीक पहले शरद पवार मुख्यमंत्री बनते हैं ताकि उसको हैंडल किया जा सके। ध्यान दीजिए इस बात, कुछ महीने पहले, कुछ समय, दिन, महीने पहले। और फिर जब होता है तो वो पूरे मुंबई पुलिस को गुमराह करते हैं एलटीटी की तरफ।
ठीक है, वो एलटीटी की तरफ करते हैं और रातों रात उस भैया को भगा दिया जाता है। और जो मेनन बंधु पकड़े जाते हैं उसको बचाने के लिए पूरी लॉबिंग होती है, रात में कोर्ट खुलवाए जाते हैं, रात में कोर्ट खुलवाए जाते हैं याकूब के लिए, वही पूरी लॉबी। 257 लोग मर गए, उसकी कोई चिंता नहीं है किसी को। इसीलिए बोहरा कमेटी की रिपोर्ट, मेरी मांग है कि भारत सरकार यदि चाहती है कि इस पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त किया जाए तो बोहरा कमेटी की रिपोर्ट टेबल करे, ये पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाए। थोड़ी तानाशाही कर दीजिए, बहुत हो गया लोकतंत्र। और इसमें तानाशाही नहीं है, कानूनी मैटर है, आप इसको जारी कर दीजिए। नाम है इसमें दाऊद इब्राहिम, शरद पवार, मोहम्मद दौसा, मदन बाफना, पी राज कोहली, अरुण मेहता, हाजी अहमद, डीबी पाटिल, खान ब्रदर्स, अरुण मेहता, सलीम जकारिया, टाइगर मेनन, जावेद खान, ये सारे मंत्री महाराष्ट्र के। गुजरात देख लीजिए, नीचे गुजरात, अब्दुल लतीफ, चिमन भाई पटेल जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उसके साथ रिश्ते, ये सब बोरा कमेटी में है। रतिलाल देवा नायक, इज्जू शेख हाजी, हसन दादा, अमर सुभानी, राम भाई गदवाड़ी, ये सब। अहमद पटेल देखिए, इज्जू शेख हाजी, अहमद पटेल एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी, आप देखिए इसमें इज्जू तीसरे नंबर पे होगा, इज्जू सिंह हाजी। यानी वो पूरा नेटवर्क जब तक आप उसको ध्वस्त नहीं करोगे, आप साफ नहीं कर सकते। आप इन सबको ध्वस्त करना ही होगा, और ध्वस्त करने का बिल्कुल कानूनी तरीका उपलब्ध है। बोरा कमेटी की रिपोर्ट जारी कर दो। और इस देश में अभी सरदार पटेल के बाद इससे स्ट्रांग गृह मंत्री नहीं मिला है। इसलिए प्लीज बोरा कमेटी की रिपोर्ट जारी कीजिए। यदि पत्रकारिता को बचाना है, यदि पॉलिटिकल सिस्टम को बचाना है, यदि भारत की आम जनता को बचाना है, तो प्लीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्लीज गृह मंत्री अमित शाह जी, बोरा कमेटी की रिपोर्ट जारी कर दीजिए। और अपने सूचना प्रसारण मंत्री की चुप्पी पर आप खुद सवाल उठाइए कि वो क्या महाराष्ट्रियन लॉबी खेल रहे हैं। क्योंकि जनता आखिर आपकी तरफ ही देखेगी, केंद्र की तरफ देखेगी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट अर्बन नक्सल को रोकने के लिए, गिरफ्तारी से रोकने के लिए सुबह सुबह हाईकोर्ट दिल्ली बैठ जाती है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है सुधा भारद्वाज की गिरफ्तारी पर। जो हाईकोर्ट सुबह सुबह बैठ जाता है गौतम नवलखा की गिरफ्तारी रोकने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? इतना कुछ हो रहा है। इसलिए केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही बनती है कि वो स्वयं संज्ञान ले। ये सरकार माफियाओं की सरकार है महाराष्ट्र में, जो पत्रकारिता को कुचलना चाहती है, उसको नष्ट करना चाहती है। और इसमें सारे नेटवर्क शामिल हैं, पॉलिटिकल, मीडिया, बॉलीवुड, माफिया, सारे नेटवर्क शामिल हैं। ये सारे नेटवर्क एक झटके में समाप्त हो सकते हैं यदि बोरा कमेटी की रिपोर्ट आ जाए। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।